अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिल किया आप लोगों से कुछ बात करूं। बहुत अरसे से जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे बहुत से सवालात सुनने को मिलते थे कि ज़ीशान भाई आप ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो काइंडली आप कोशिश कीजिएगा कि ख़ास तौर पे बकरी की या बकरे की पहचान के हवाले से जो है कोई वीडियो बनाइएगा अगर आपको अपनी इस ट्रेनिंग में कुछ समझ आता है इस हवाले से। तो मुझे इस ट्रेनिंग का बड़ा फ़ायदा हुआ। सबसे बड़े फायदे में एक सबसे अहम चीज़ ये थी कि मुझे पता चला कि अच्छी ब्रीड क्या होती है और अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन क्या होती है। अच्छी ब्रीड को आप क्या चीज़ अपने फार्म पे रखें जिससे आपको मुनाफा होगा और क्या चीज़ आपके फार्म पे होनी चाहिए जो आपको एक अच्छी प्रोडक्शन दे सकती है। उसके हवाले से तो शायद मैं इस वक्त यूँ समझे कि प्राइमरी का स्टूडेंट हूँ, मगर जितनी चीज़ें समझ आई है वो चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको बताना चाहता हूँ कि यार मुझे क्या नज़र आया कि अगर आप एक अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं किसी हर्ड में या किसी चरवाहे के पास या किसी भी मंडी में जाते हैं तो आप कौन कौन से पॉइंट अपने जहन में रखेंगे कि आपको बकरी या बकरे को सेलेक्ट करना है अपने लिए, या उस पॉइंट से आप ये कैसे तायुन लगा सकते हैं कि ये एक अच्छी ब्रीड है और इस ब्रीड को जो है इसके माँ बाप अच्छे होंगे या इसने खुराक अच्छी की होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई, बहुत से सवालात आए, पूछता रहा उस्ताद जी से भी और मुख्तलिफ लोगों से। फिर इत्तेफाक से एक दफ़ा मेरी डिस्कशन हो रही थी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनका नाम है अमजद भाई, कराची में होते हैं और वो खुद भी फार्मर हैं। बड़ा अच्छा बीतल नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। उनसे जब डिस्कशन हुई उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट्स मुझे बताया कि यार अगर आप एक अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स देखें अपने जानवरों में, और आपको जब सिलेक्ट करने लगेंगे ना किसी भी ब्रीड को इस पॉइंट्स के साथ तो आप उन जानवरों की क्रीम लेकर आएंगे अपने फार्म पर। तो वो पॉइंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला कुछ देर में। हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपके साथ कुछ तस्वीरों के हिसाब से कि कौन सा हिस्सा किस तरह का होना चाहिए, बकरी की गर्दन किस तरह की होनी चाहिए, बकरी का आगे का सीना किस तरह का होना चाहिए, बकरी या बकरा जो है सर से लेके नाफ तक कितना होना चाहिए, नाफ से लेके सर तक कितना होना चाहिए, पीछे वाला पुट्ठा किस तरह का होना चाहिए, स्टैंडिंग हालत उसकी किस तरह की होनी चाहिए, उसकी दुम की क्या पोजीशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली ना तो यूं समझिए कि आपने अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मंडियों वगैरह में आपको शायद अंदाजा होगा कि मंडियों वगैरह में जो ब्रीड आती है ना वो बहुत हद तक उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप किसी चरवाहे के पास चले जाते हैं तो वो भी सबसे पहले यही कोशिश करता है कि उसका वो जानवर बिके जो उसके हिसाब से बी कैटेगरी का या सी कैटेगरी का है। और किसी के पास भी जो अच्छे लोग हैं वो फिर अच्छी चीज इतनी जल्दी बेचते भी नहीं है। अब साथ साथ चलते चलते मुझे एक बात ये भी याद आ गई कि अभी एक अच्छा टॉपिक चल रहा है आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब पे कि जी सस्ती बकरी खरीद लें, सस्ती बकरी खरीद के जो है आपको बड़े फायदे होंगे और हर बंदा जो है गुड फार्मिंग कर सकता है। हर बंदे के लिए गुड फार्मिंग बहुत आसान काम है, एक वीडियो देख लें और गुड फार्मिंग सीख लें। वट एवर जो भी टॉपिक्स हैं, जिस तरह के भी लोग हैं वो ये जो काम कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। मैंने 3 महीने की दिन और रात मेहनत की, अभी तक ये नहीं समझ आया कि बकरी का बे क्या होता है। और हम लगे हैं कि एक आदमी यूट्यूब पे आके या एक बंदा कोई भी है, कोई वट एवर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी आके ये कहता है कि जी आप आके 2 दिन में बकरी की सिलेक्शन कर लें और एक वीडियो देख के आपको बकरी का पता चल जाएगा। एक चीज़ जो है जिसका आपको सर पैर का भी नहीं पता, आप उसको जाके कोशिश करेंगे तो आप जो है ना एक दिन में फार्मर बन जाएंगे। मैं जो चीजें सामने लेकर आना चाहता हूँ वो जस्ट एक ऐसे पॉइंट्स है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करें ना तो आप एक अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट कर सकेंगे और उसके ऊपर आपके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरी तो उन सारे लोगों को ये दरख्वास्त है कि लोगों को प्लीज गुमराह ना करें। लोगों का जो सरमाया है ना बड़ा मुश्किल से लोग जमा करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोट फार्मिंग को ये समझते हैं कि जाके बकरी लेकर आ जाए और गोट फार्मिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। गोट फार्मिंग सबसे ज्यादा आसान है यूट्यूब के ऊपर। ना बकरी के लिए राशन डालना पड़ता है, ना बकरी के लिए वैक्सीन करनी पड़ती है, ना बकरी को रखना पड़ता है। सिर्फ बातें करें तो गोट फार्मिंग आसान हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में गोट फार्मिंग बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है।
मगर जब ये सिस्टम चल पड़ता है ना, जब ये गुड फार्मिंग का जो मरहला आप स्टेप बाय स्टेप पार करते चले जाते हैं, तो फिर आपके लिए गुड फार्मिंग बहुत हद तक आसान हो जाती है, बहुत हद तक आसान हो जाती है। आप एक ट्रैक पे चल पड़ते हैं और ट्रैक के मुताबिक जब आप काम कर रहे होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। चलें मैं आपको इस पूरे सिस्टम के मुताबिक बताता हूं कि अमजद भाई ने मुझे कौन से ऐसे पॉइंट्स बताए जिससे एक अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन कर सकते हैं, एक अच्छे जानवर की सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आप अगर मतलब 90% पॉइंट भी देख लें तो आपके लिए प्लस होगा इंशाल्लाह ताला। चलें मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूं। इस मेल को आप देखें, ये मैंने एक ही मेल की आपको सारी पिक्स भेजी हैं इसकी डिफरेंट टाइम की, जब ये 3-4 महीने का था और जब ये 8 दांत पे पहुंचा है। जिस फ़ोटो को अब मैं मार्क करना शुरू कर रहा हूँ, ये इसकी मोरलेस 8 दांत की फ़ोटो है ना। अच्छा, आप इसमें नोट करेंगे कि इस बच्चे ने किस तरह जो है अपने आप को चेंज किया है, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली हैं, वो हम नोट करने जा रहे हैं। आप इसके फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर में देखें कि किस तरह वो वेल एम्बेडेड हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये नहीं है कि पिछले वाले शोल्डर की जो चौड़ाई है वो कम है, बहुत अच्छी चौड़ाई है, फुल चौड़ाई है और जिस्म के साथ फुल लगा हुआ है, बहुत अच्छी खूबसूरत चौड़ाई से लगा हुआ है। ना पिछला ना अगला शोल्डर छोटे नहीं है शोल्डर्स में, जैसे कुछ जानवरों के बहुत छोटे शोल्डर्स होते हैं। तो ये जानवर के स्ट्रक्चर की बहुत बुनियादी चीज़ है। अब जो ये मैंने ये चीज़ इसकी हाईलाइट की है, मैंने इसकी बॉडी की डेप्थ हाईलाइट की है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, दोनों जगह से। आप इसके बैरल की चौड़ाई देखें तो आपको उसकी चौड़ाई यकसा नज़र आएगी। बहुत ही ज़्यादा गहराई है उसके पेट में, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इसके पेट में, और इसकी ऊपर वाली जो पूरा का पूरा तख्ता जिसको कहते हैं वो काफ़ी हद तक सीधा है। थोड़ी सी कमज़ोरी से आपको बेंड लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट तख्ते का मेल था। तो जितनी कमर ज़्यादा सीधी होगी, जितनी कमर लंबी होगी, जितनी बॉडी की डेप्थ होगी, जितने वो शोल्डर के साथ वेल एम्बेडेड होगा, उतने ये अच्छे जानवर की पहचान है। ये मैं आपको जानवर की पहचान दे रहा हूँ जिसमें भले जो मर्जी भी आप ब्रीड में फिर ले जाएं इनको। ये मैंने आपके सामने ना इस जानवर का रंप हाईलाइट करने की कोशिश की है। रंप ये कहते हैं कि जो जहाँ शोल्डर ख़त्म होता है या जो आपकी कमर ख़त्म होती है और टेल जहाँ पे आगे ख़त्म होती है, यानी कि कमर के खात्मे से टेल के खात्मे तक की जो जगह है, इसको रंप भी कहते हैं। लोग इसको पुट्ठा भी कह लेते हैं, पुट्ठे की लंबाई कह लें। ये जितनी ज़्यादा होगी जानवर का बैलेंस उतना अच्छा होगा, जितनी ये कम होगी, जितनी शॉर्ट होगी, उतने मसाइल होंगे, उतना अच्छा नहीं होगा जानवर के लिए। तो ये अब हमने तकरीबन 4 चीज़ें कवर कर ली, शोल्डर्स, बॉडी, फ्रंट और बैक। ये देखें, अब इसमें मैं इस फ़ोटो में मैं उसके गर्दन शोल्डर से जो निकल रही है जैसे गर्दन और हेड तक जा रही है, तो एक शेर जैसा व्यू बना रही है ना, जैसे लॉयन का होता है कि बहुत भारा जो है शोल्डर में से गाटा या बहुत भारी गर्दन यहाँ से निकल रही है और आगे फेस की तरफ जाते हुए रिलेटिवली कम हो रही है लेकिन बहुत बड़ी है। और गर्दन की जो लेंथ है वो बॉडी के साथ प्रोपोर्शनेट है। ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी गर्दन ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल यूँ कह लें कि शोल्डर्स के अंदर ही सर लगा हुआ है। गर्दन की लेंथ, जिस्म की लेंथ, पुट्ठे की लेंथ, सारी लेंथ जो है वो बिल्कुल इवन है, बिल्कुल यकसा है, बिल्कुल खूबसूरती से इम्तजाज उनका आपस में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम है और एनिमल अजीब ऑकवर्ड लग रहा है। ना ये है कि शुतुरमुर्ग की तरह उसकी गर्दन ही गर्दन है, ना कछुए की तरह उसकी सिर्फ जिस्म ही जिस्म है। बिल्कुल बेहतरीन इम्तजाज है उनका गर्दन की लंबाई, जिस्म की लंबाई और उसके रंप की लंबाई में। मैंने इसकी टांग को ना तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की है। इसका खुर से लेके जो इसके खुरों के ऊपर एक छोटे छोटे से वो पॉइंट होते हैं, इनको पास्टन कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में पता नहीं हम इनको क्या कहते हैं। इनके दरमियान खुरियों के, छोटी खुरी और बड़ी खुरी के दरमियान में जो है वो फासले को जिस मैंने हाईलाइट किया, ये फासला ज़्यादा होना चाहिए, ये मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये आगे की तरफ इनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट खून होने चाहिए। पीछे वाली टांग और आगे वाली टांग यकसा सीधी हों,
जितनी पीछे वाली टांग सीधी हो उतनी आगे वाली टांग सीधी हो। जानवर पिछली टांगों में जो है वो बेंड बहुत ज़्यादा ना हो, कॉ हुक ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और जैसे जैसे टांग ऊपर जा रही हो वैसे वैसे वो चौड़ी होती जा रही हो, वो मजबूती के जानवर की निशानी है। तो जितनी ये चीज़ें आप जानवर में देखेंगे उतने आपको फ़ायदे हैं। और एनिमल की जो टांगें हैं वो वाज़े नज़र आएँ, यानी कि बचपन में अगर आपने बच्चों को देखना हो तो उस बच्चे की टांगें वाज़े नज़र आ रही हों। जैसे आप यूँ कह लें कि शुतुरमुर्ग होता है ना, उसकी टांगें टांगें नज़र आ रही होती हैं, तो पता चलता है कि ये वो बर्ड है जिसने बहुत हाइट करनी। इसी तरह इन जानवरों में जिसकी टांगें वाज़े होंगी ना बहुत ज़्यादा जिस्म के साथ, तो उसका मतलब होगा कि इसने लेंथ और हाइट बाद में अटेन करनी है, ऊंचा और लंबा और चौड़ा जानवर बन जाएगा ये। तो ये टांगों की तरफ आपने देखना। इसमें एक फ़ोटो ऐसी कोई नहीं है जिसमें हम फ्रंट से सीने का खला देख सकें और बैक से टांगों की खला देख सकें। तो वो थोड़ा सा आपकी मैं छोड़ देता हूँ इमेजिनेशन पे, कि अगर आप सीधा जानवर के सामने से बैठें तो उसके जो है टांगों में खला अच्छा हो, और बैक पे बैठें तो भी टांगों में खला बहुत अच्छा हो। और कोई फ़ोटो मेरे सामने इतनी अच्छी नहीं थी जिसमें उसका सर सामने से नज़र आ रहा हो। तो दो सींगों या दो आँखों के दरमियान जो चौड़ाई है माथे की वो बहुत ज़्यादा हो जानवर की, जितनी ज़्यादा हो उतना बड़ा फेस वो जानवर बनाएगा और उतना प्योरिटी में होगा। क्योंकि बीतल के जो पुराने जानवर थे उनके हेड साइज़ बहुत बड़े थे, उनके हेड साइज़ कुछ छोटे नहीं थे जैसे ये बीतल हुतल के बना दिए गए हैं ना सिलेक्शन कर करके, ऐसा नहीं था। उनके माथे चौड़े थे और माथे चौड़े होने की वजह से उनके बहुत ज़्यादा जो पुरानी ब्रीड है उनके सींग भी भारी निकलते थे। पतले सींगों वाले जानवर भी खालिस गिन लिए जाते हैं, छोटे सींग वाले भी, मोटे सींग वाले भी, भारे चौड़े सींग लेकिन इनमें पुरानी ब्रीड में ज़्यादा थे। फेस का ओवरऑल साइज़ बहुत बड़ा होता था इनका। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार होती थी, भले वो येलो हों, भले वो ब्लू हों, भले वो वाइट हों, बहुत ज़्यादा इनकी आंखें चमकदार होती थी। इनके नथने बहुत भारी होते थे, नाक के नथने होते हैं ये बहुत भारी। इनके जो होंठ हैं जिनको लब कह सकते हैं आप, इस जानवर में जो ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ ये बहुत भारी होते थे। और इनके जो ओवरऑल आपके जो आँखों के इर्द गिर्द जो ऊपर हड्डी होती है, आँखों के इर्द गिर्द हड्डी वो भारी होती थी। कानों के जो जोड़ हैं जहाँ से कान शुरू होते हैं वो बहुत भारी और हैवी होते हैं। इनका जो कान है वो थोड़ा रिलेटिवली हैवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर एक जानवर में पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये मैंने एक मेरी नज़र में जो बहुत ही आइडियल एनिमल था, तो इसलिए मैंने इसके आपको क्लिप्स के साथ, फ़ोटोज़ के साथ कुछ मार्किंग करके तो आपको दिखा दी। अब मैं एक कंप्लीट मार्किंग करता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल क्या चीज़ देखी गई है इसमें। तो यूँ कह लें कि आपने जानवर को हेड से लेकर टेल तक देखना है, उसका बैलेंस आपको नज़र आना चाहिए। उसकी कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नज़र नहीं आनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आप जानवर को बीच में तकसीम करें दो पे, यानी कि बिल्कुल सेंटर से कांटा लगाएं तो आपको आगे जानवर ज़्यादा और पीछे जानवर कम नज़र आए। कभी उसका हेड साइज़ छोटा हो, कभी उसकी टेल कम हो, कभी टेल ज़्यादा हो, कभी हेड छोटा हो, कभी उसके कान बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएं, कभी बहुत बड़े हो जाएं, कभी उसकी गर्दन बहुत भारी हो जाए, कभी बिल्कुल ही बारीक हो जाए, कभी उसके शोल्डर बिल्कुल पतले हो जाएं, कभी ना पतले हों, कभी उसकी बॉडी की डेप्थ हो ही ना, उसकी टांगें वाजे ना हों, उनकी खुरियों के बीच में फासले ना हो। तो ये सारी चीज़ें ही कंप्लीट एनिमल बनाती हैं। एक सिंगुलर कोई चीज़ नहीं है जो आप उसको देखेंगे। अब जब इतने पॉइंट्स देखते हैं तो बाज़ लोगों की जो परख है उसमें कमी वाक़ई आ जाती है। वो कुछ जानवरों को ओवर रेट कर देते हैं और कुछ जानवरों को अंडर रेट कर देते हैं। और जो जानवर वक्त के साथ बढ़ने वाला होता है उसकी आप देखेंगे कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लोअर होगी और वो अपनी एज से आपको कम एज का लगेगा। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दांत में भी चला गया है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है। और उसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर नज़र आएंगे आपको जिस्म में, जिससे आप उसकी ग्रोथ को परख सकते हैं कि यार ये जानवर अभी भी बचगाना हरकतें कर रहा है, इसका मतलब इसमें ग्रोथ का भी पोटेंशियल और है। इसके अलावा जिस्म के अंदर, उसके खदोखाल के अंदर कई चीज़ें देखी जाती हैं, ख़ास तौर पे टांगों के अंदर देखी जाती हैं कि इसमें ग्रोथ का चांस है या नहीं है। मिल्क वाले एनिमल के जो वाज़े चीज़ें हैं वो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके टीट्स देख सकते हैं, उन टीट्स के दरमियान फासला देख सकते हैं। टीट्स बचपन से ही उनके भारे होते हैं, मोटे होते हैं, उनके दरमियान फासला अच्छा होता है और टांगें खोल के जानवर चलता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। बालों की कमी जो है कि अगर बारीक जानवर हो, उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा नफीस, मुलायम और नरम और बारीक हो, तो उससे जानवर के जो है वो दूध देने की सलाहियत में
थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको एक हेल्प होती है कि ये एनिमल ज़्यादा वेट गेन नहीं करेगा, बल्कि जो भी इसको खुराक दी जाएगी ये मिल्क की तरफ आएगा। अच्छा, ये हमने ना बेसिकली सिर्फ मेल की बात की है, तो फीमेल में थोड़ा सा रिलेटिवली डिफरेंट है। फीमेल में जो है वो नफासत को देखा जाता है, नफासत को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, और उसमें जो है वो फ्रंट से बैक की तरफ फीमेल को आते हुए थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनली चौड़ा होना चाहिए। आइडियल अडर को उल्टा यू बनाना चाहिए, आइडियल अडर को उल्टा यू बनाना चाहिए। थनों के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। थनों की जो लेंथ है वो उसकी पिंडली से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। 2 मुठ थन बीतल में एक्सेप्टेबल है, 1 मुठ थन टेडी में एक्सेप्टेबल है। 2 मुठ थन पीतल में और 1 मुठ थन टेडी में एक्सेप्टेबल है। हवाना जो है वो चौड़ाई में हो ज़्यादा और लंबाई में कम हो। जिस बकरी का हवाना, जो हवाना टीट से ऊपर वाली जगहों को मैं कह रहा हूँ, जिसका हवाना जो है वो कम और थन लंबे हों वो भी मुनासिब नहीं है। जिसका बहुत बड़ा हवाना हो और आगे थन ही का साइज़ बहुत छोटा हो वो भी गैर मुनासिब है। थनों क्या आइडियल होना, उनकी प्लेसमेंट यानी कि एक दूसरे से फासला अच्छा होना, उनकी डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ फेस कर रहे हो या थोड़ा सा आगे की तरफ फेस कर रहे हो, ये थन अच्छे हैं। और हवाने को जब आप बिल्कुल जानवर के साथ बैठ के देखें, यानी कि जानवर से आप परपेंडिकुलर बैठ के देखें, तो जितना आपको आगे नज़र आए उतना आपको पीछे नज़र आना चाहिए। ये बिल्कुल आइडियल चीज़ों की बात हो रही है, तो ऐसा हवाना होना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बकरी की चौड़ाई पीछे जाते हुए बढ़ रही है और आगे जाते हुए थोड़ी सी कम हो रही है। उसका पुट्ठा अच्छा है, उसका जो थन है उसकी पिंडली से नीचे नहीं जा रहा, थोड़ा सा डर उसका पीछे भी नज़र आ रहा है, आगे भी नज़र आ रहा है। और जानवर का ओवरऑल जो बॉडी है वो फीमेल की बॉडी के बहुत प्रोपोर्शनल है। काफ़ी हद तक ये फीमेल प्रोपोर्शनल फीमेल है। इसकी अगर बॉडी की लेंथ थोड़ी और ज़्यादा होती और गर्दन की लेंथ भी थोड़ी और ज़्यादा होती तो शायद ये ज़्यादा हसीन जानवर कहलाता, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी बैलेंस एनिमल था। इसके पुट्ठे की लेंथ थोड़ी सी कम थी मेरी नज़र में, और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। कि काफ़ी हद तक ये एक बैलेंस्ड फीमेल है। इसकी आप बॉडी की प्रपोर्शन देखेंगे तो आपको शोल्डर्स बहुत प्यारे नज़र आएंगे, आपको जो है टेल सेट से नोज़ की तरफ जाते हुए फीमेल बहुत ज़्यादा हसीन नज़र आएगी। तो ये एक आइडियल फीमेल कह सकते हैं आप इसको। इसमें सिर्फ थोड़ा सा खम आ रहा है इसकी कमर में, वो खम ना होता तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट फीमेल के तौर पे पेश की जा सकती। इसकी नो डाउट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी हाइट, लेंथ और सारी चीज़ें बैलेंस बहुत अच्छा है इसके पास, तो बैलेंस की वजह से ये फीमेल बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स में चली जाती है।